1968 में युवा आइरिस और उसका मंगेतर पॉल स्काईव्यू रेस्टोरेंट के उद्घाटन में शामिल होते हैं। पॉल ने आइरिस को प्रपोज किया और उसकी उंगली में एक सगाई की अंगूठी पहनाई। उसी पल आइरिस ने कुछ भयानक देखा। ऊपर एक लड़के ने एक सिक्का नीचे फेंका था। ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद उस सिक्के पर फूंक मार रही हो, जिससे वो ठीक वेंटिलेशन शाफ्ट में चला गया। सिक्का पंखे में फंस गया और उसे तुरंत रोक दिया। वहीं टावर के अंदर लोग खुशी से नाच रहे थे। बिल्कुल अनजान के उनके पैरों के नीचे कांच में दरारें तेजी से फैल रही थी। जब आइरिस और पॉल अपनी जगह पर बढ़े तो नीचे की धातु की संरचना अपने टूटने के कगार पर थी। बोल्ट एक एक करके निकलने लगे। अचानक फंसा हुआ सिक्का पंखे का एक ब्लेड तोड़ देता है, जो सीधा जाकर गैस पाइप में घुसता है। डांसर नाचते रहे, लेकिन दरारें फैलती गई और गैस हवा में लीक होने लगी। आइरिस को चारों ओर का माहौल बेचैन कर रहा था। अचानक पॉल फर्श से नीचे गिर गया। लोग एक के बाद एक गिरने लगे। हताश होकर धातु की छड़ां को पकड़ने लगे। नीचे ग्राउंड स्टाफ घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। पॉल एक मजबूत कांच की चादर को पकड़ने में कामयाब हुआ। आइरिस ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। उसने पॉल को बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन पॉल फिर भी फिसल गया और नीचे गिर गया। अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे भागने लगे। एक औरत जो जल रही थी गैस के रिसाव में जा घुसी और इससे तुरंत एक जबरदस्त धमाका हो गया। जो लोग तेज नहीं भाग पाए वो नहीं बच सके। आइरिस किसी तरह आग से बच निकलती है। स्टाफ ने बाकी बचे लोगों को तुरंत खाली करने के लिए चिल्लाया। वो लड़का जिसने सिक्का फेंका था सबसे आगे दौड़ने लगा और रास्ता दिखाने लगा। घबराई भीड़ इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने लगी, लेकिन मौत ने इसका भी इंतजाम किया हुआ था। वॉकवे टूट गया और जो भी अंदर गया सब मारे गए। चमत्कारिक रूप से वो लड़का सही सलामत बच गया। बाकी बचे लोग लिफ्ट की ओर भागे, एक दूसरे को धक्का देते हुए। एक बूढ़ा आदमी आइरिस को धक्का देकर आगे बढ़ा, लेकिन लिफ्ट की ज्यादा भर जाने की वजह से वो आधे में ही फंस गया। ओवरलोड होने के कारण लिफ्ट खराब हो गई और बूढ़े आदमी को भयानक रूप से कुचल दिया। आइरिस दूसरी निकलने की राह तलाशने लगी, लेकिन तनाव की वजह से उसके गर्भ पर असर पड़ा। उसे अचानक चीजें एक तरफ खिसकती नजर आईं और छत में दरारें पड़ने लगी। आसान आपदा को भांपकर वो जल्दी से ऊपर चढ़ गई। दूसरे लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। फर्श दो हिस्सों में बट गया और एक खड़ी ढलान बन गई। लोग फिसलते हुए नीचे मजबूत कांच पर जा गिरे। एक औरत को लगा कि वो बच गई है, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक पियानो खतरे की स्थिति में झूल रहा था। मौत ने फिर से दखल दी। एक सिक्का पियानो पर गिरा और वो सीधा उस औरत पर गिर गया। इस बिंदु पर उस समूह के सभी लोग मर चुके थे। वो लड़का भाग निकला, चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी, तब तक जब तक पियानो सीधा उस पर नहीं गिर गया। आइरिस पॉल की मौत का गम गहराई से मनाती है, लेकिन फिर उसने एक और लड़के को खतरे में देखा और उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसी पल ऊपर की इमारत पूरी तरह से गिर गई। आखिरी पल में आइरिस एक धातु की छड़ को पकड़ने में सफल हो जाती है, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता है कि उसे बचाने वाला उसका हाथ नहीं था। वो था पॉल की सगाई की अंगूठी, जो स्टील की रॉड में फंस गई थी। ये कमजोर पकड़ ज्यादा देर तक नहीं टिकी और अगले ही पल आइरिस आग में गिर गई। स्टेफनी क्लास में नींद से डरकर उठ जाती है, लेकिन ये कोई आम सपना नहीं था। लगातार 2 महीने से वो एक ही सपना देख रही थी। स्टेफनी ने अपने रूममेट को इसके बारे में बताया। सपने में एक महिला थी जिसका नाम आइरिस था, वही नाम जो उसकी दादी का था। लेकिन स्टेफनी ने आइरिस को कभी देखा नहीं था और नहीं जानती थी कि वो जिंदा है या नहीं। उसके रूममेट ने सुझाव दिया कि वो घर जाए और इसके बारे में पता करे। उम्मीद थी कि इससे वो डरावने सपने रुक जाएंगे। जब स्टेफनी घर गई तो उसने अपने पापा मार्टी से आइरिस के बारे में पूछा। मार्टी ने थोड़ी नाराजगी से देखा, लेकिन झूठी मुस्कान दी, जैसे कुछ छुपा रहे हों। उसी वक्त स्टेफनी का छोटा भाई चार्ली बोला कि वो अपने कजिन से मिलने जा रहा है। स्टेफनी ने भी साथ जाने का फैसला किया। जाने से पहले मार्टी ने उन्हें जोर देकर कहा कि वे अपने रिश्तेदारों से आइरिस का जिक्र ना करें। इससे स्टेफनी और भी ज्यादा शक करने लगी। आखिर आइरिस के साथ हुआ क्या था? अगर सपने वाली महिला आइरिस थी और उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो फिर उसकी माँ कहाँ से आई? जब स्टेफनी और चार्ली अपने कजिन्स के घर पहुँचे तो उसने सीधे अपने अंकल हॉवर्ड से बात की। वो अपनी माँ डार्लिन के बारे में पूछना चाहती थी। हॉवर्ड चौंक गए और जल्दी से बात बदल दी। लेकिन जब स्टेफनी ने अपने सपने में देखे गए उस जगह स्काईव्यू रेस्टोरेंट का जिक्र किया, तो हॉवर्ड और उनकी पत्नी ब्रेंडा साफ तौर पर हक्का बक्का रह गए। स्टेफनी ने जवाब जानने के लिए जोर डाला। उसके कजिन्स भी बातचीत में शामिल हो गए। वो भी सब जानना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने बताया कि आइरिस मरी नहीं थी, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। लेकिन हॉवर्ड और ब्रेंडा के लिए आइरिस का अस्तित्व जैसे खत्म हो गया था। स्टेफनी खुद आइरिस से बात करना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि इससे उसके बुरे सपने खत्म हो जाएंगे। निराश होकर हॉवर्ड ने बताया कि उनके पिता की मौत के बाद आइरिस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। वो उन्हें स्कूल नहीं जाने देती थी, घर में बंद करके रखती थी और हमेशा डरती रहती थी कि उसके बच्चे मर जाएंगे। आखिरकार पुलिस ने दखल दिया और आइरिस को ले गए। बाद में आइरिस पालक घर में उनके हालचाल पर नजर रखती रही। जब हॉवर्ड और ब्रेंडा के अपने बच्चे हुए
एरिक, जूलिया और बॉबी, तो आइरिस ने उन्हें डरावने पत्र भेजने शुरू कर दिए। इन चिट्ठियों में चेतावनियां और मरे हुए शरीरों की भयानक तस्वीरें होती थी। आखिर में उन्होंने जगह बदल ली और आइरिस से हर रिश्ता तोड़ लिया। स्टेफनी ने वो चिट्ठियां देखने की मांग की, लेकिन हॉवर्ड और ब्रेंडा ने मना कर दिया। बहुत ज्यादा जिद करने पर ब्रेंडा ने चुपके से उसे बताया कि वे चिट्ठियां कहाँ छुपाई गई थी। स्टेफनी ने वो चिट्ठियां ढूंढ निकाली और जो उसने देखा वो दंग रह गई। फोटोज में जो औरत थी वो उसके सपने में आई औरत से बिल्कुल मेल खा रही थी। इसका मतलब था कि सपने शायद सच थे। सच्चाई जानने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर स्टेफनी अकेले ही आइरिस को ढूंढने निकल गए। जो पता मिला था वो उसे एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके के घर तक ले गया। दरवाजे पर लगे इंटरकॉम से उसने आइरिस से बात की। आइरिस ने उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा, लेकिन जब स्टेफनी ने बताया कि वो उसकी पोती है तो आइरिस ने जोर देकर कहा कि अंदर आने से पहले अपनी सारी जेबें खाली करे। भारी दरवाजा खुला तो स्टेफनी धीरे धीरे अंदर चली गई। घर अजीब रुकावटों से भरा हुआ था, यहाँ तक कि छत पर भी कांटे लगे हुए थे। आइरिस ने कहा कि ये सब अदृश्य खतरों से सुरक्षा के लिए था। जैसे जैसे स्टेफनी आगे बढ़ी, आइरिस ने घबराते हुए उसे जल्दी दरवाजा बंद करने को कहा। अचानक बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशर गिरा। उसने स्टेफनी को चेतावनी दी कि किसी चीज को छूना नहीं, कुछ भी जानलेवा जाल हो सकता है। आखिरकार अपनी पोती को देखकर आइरिस ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। उसने स्टेफनी की माँ डार्लिन के बारे में पूछा। स्टेफनी ने बताया कि वो जब 10 साल की थी तभी वो अपनी माँ से अलग हो गई थी और अब नहीं जानती कि डार्लिन कैसी है। फिर स्टेफनी ने अपने बुरे सपनों के बारे में पूछना शुरू किया। आइरिस ने कहा कि वो सिर्फ सपने नहीं थे, उन्होंने कभी भविष्य देखा था। उन्हें एक आपदा आते हुए दिखी थी। तब वो पॉल के साथ सबसे ऊंची छत पर थी। एक महिला की टोपी उड़ गई थी और एक लड़का सिक्का फेंकने वाला था, लेकिन सिक्योरिटी ने उसे रोक दिया। फिर भी वो लड़का सिक्का फेंकने की जिद करता रहा। उसी वक्त पॉल उसे प्रपोज करने ही वाला था। आइरिस ने पॉल को तुरंत चेतावनी दी, ये इमारत गिरने वाली है, सब मर जाएंगे। पॉल भ्रमित दिख रहा था। तभी आइरिस दौड़कर लड़के के हाथ से सिक्का छीनने गई। उसने उस चीज को पकड़ लिया जो बटरफ्लाई इफेक्ट की शुरुआत करने वाली थी। फिर वो जल्दी नीचे भागी। जलते हुए बर्तन को उठाया, अंदर नाचते लोगों को देखा। उसने जल्दी से माइक उठाया, लोगों से कहा कि नीचे जमीन को देखो। कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने अपने पैरों के नीचे दरारें देख ली। उस रात उसने कई लोगों की जान बचाई। इमारत नहीं गिरी। बाद में वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। आइरिस ने उस तबाही को रोक दिया था, लेकिन मौत को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसका प्लान बिगाड़ दिया गया। सालों बाद मौत वापस आई और उस रात वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि उसके पति पॉल को भी। आइरिस ने मौत को आते हुए देखना सीख लिया था। उसने कई साल आपदाएं रोकने में बिता दिए। अब आखिरकार मौत ने उसे पकड़ लिया था। उसे कैंसर हो गया था। स्टेफनी से बात करते हुए आइरिस थोड़ी निश्चिंत हो गई और उसी समय मौत चुपचाप आ गई। एक आवर्धक शीशा सूरज की रोशनी को एक धातु की ट्रे पर परावर्तित कर रहा था। उस रोशनी की किरण एक रस्सी पर जा गिरी। रस्सी से धुआं उठने लगा। आइरिस को यकीन था कि स्टेफनी के सपने कोई संकेत थे। शायद उसे भी उसकी तरह ये शक्ति विरासत में मिली थी। आइरिस को कुछ गड़बड़ लगी। उसने मुड़कर देखा और मौत की चाल को पकड़ लिया। उसने तेजी से आवर्धक शीशा एक और फेंक दिया। मौत को लगा था कि पोती की मौजूदगी में आइरिस का ध्यान बंटा होगा। आइरिस ने स्टेफनी से कहा कि वो यहीं रुके, बुनियादी बातें सीखे। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वो खुद बीते 20 सालों से घर के बाहर नहीं निकली थी, लेकिन स्टेफनी वहां रुकना नहीं चाहती थी। उसे स्कूल लौटना था। आइरिस ने उसे चेतावनी दी। मौत उनके परिवार की तरफ बढ़ रही है, लेकिन स्टेफनी को लगा ये सब बस सपना है। उसे यकीन नहीं हुआ। वो बिना झिझक के निकल गई। आइरिस ने उससे विनती की कि कम से कम किताब तो ले जाए। जैसे ही स्टेफनी बाहर निकलने लगी, आइरिस को एक दृष्टि आई। हवा, कंपास और ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स। उसे पता चल गया कि अगर वो बाहर निकली तो मर जाएगी, लेकिन स्टेफनी के लिए उसने खतरा उठाया। वो फिर भी बाहर चली गई और उसने वो किताब स्टेफनी की तरफ फेंक दी। बताया कि ये किताब उनके परिवार को बचा सकती है, लेकिन स्टेफनी अब भी उस पर विश्वास नहीं कर रही थी। तब आइरिस ने कहा, पीछे हटो, वो उसे साबित करके दिखाएगी कि सब कुछ सच है। अचानक तेज हवा का झोंका आया। उसने कंपास को गिरा दिया। कंपास ने एक फायर एक्सटिंग्विशर को टक्कर मारी। वो एक्सटिंग्विशर उड़ता हुआ आया और आइरिस के मुंह में घुस गया। अब स्टेफनी को यकीन हो गया था, आइरिस अब नहीं रही। उसके रिश्तेदार उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। स्टेफनी ने अपने पिता और अंकल को बताया कि आइरिस ने कहा था मौत आ रही है, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। उसी वक्त स्टेफनी की माँ डार्लिन वहां आ गई। अपनी माँ से अब भी नाराज स्टेफनी वहां से चली गई। घर जाकर उसने वो किताब पढ़ना शुरू किया जो आइरिस ने दी थी। उधर बाकी परिवार हावर्ड के घर पर था। बारबेक्यू कर रहे थे, हंस रहे थे, खा रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत अब वहां पहुंच चुकी थी। बॉबी से एक ग्लास टूट गया, लेकिन उसे पता नहीं चला
कि कांच का एक टुकड़ा बर्फ के टुकड़ों में मिल गया है। एरिक ने अपनी ड्रिंक गैस टैंक के पास रख दी। ये साफ था कि अब मौत उन्हें अपने औजार बनाने जा रही है। जैसे ही सभी लोग खाना खाने और पीने के लिए इकट्ठा हुए, उन्होंने अनजाने में उसी बर्फ का इस्तेमाल किया जिसमें कांच था। हावर्ड ने टोस्ट उठाया। उसने कहा, आइरिस की मौत ने उन्हें सिखाया है कि इस पल में जीना चाहिए। फिर सबने ग्लास टकराए और एक घूंट लिया। अचानक जूलिया को खांसी आने लगी। उसे लगा गले में कुछ अटक गया है। वो सांस नहीं ले पा रही थी। सभी उसकी तरफ दौड़े, लेकिन बाद में पता चला कि उसने बस गलत तरीके से निगला था। वो ठीक थी। उसी समय स्टेफनी अंदर किताब पढ़ रही थी। उधर एरिक बाहर बारबेक्यू जला रहा था। बॉबी ने चार्ली को बुलाया ट्रैम्पोलिन पर कूदने के लिए, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि उसके नीचे एक तेज फावड़ा रखा था। किताब स्टेफनी के हाथों से फिसलकर नीचे गिर गई। उसे अचानक किसी खतरनाक चीज का एहसास हुआ। जैसे ही ग्रिल जलाई गई, एक फोटो फ्रेम गिरा और टूट गया। कांच का एक टुकड़ा जमीन पर लुढ़कता हुआ गया। किसकी ड्रिंक में था वो जानलेवा कांच का टुकड़ा? हावर्ड ने अपनी ड्रिंक से एक घूंट लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर कैमरा डालिन के गिलास की तरफ जूम किया। क्या वो वही गिलास था? स्टेफनी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो हॉवर्ड के घर की ओर दौड़ी, साथ ही अपने भाई चार्ली को कॉल करने लगी, लेकिन अफसोस उसने कॉल नहीं उठाया। ट्रैम्पोलिन की सिलाई ढीली हो चुकी थी। वो कभी भी टूट सकता था। रास्ते में स्टेफनी को एक चेतावनी का बोर्ड दिखा, आगे खतरा है, जैसे मानो मौत खुद उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी पता चला कि कांच का टुकड़ा उसके पिता मार्टी के गिलास में था, लेकिन उसने सिर्फ एक छोटा सा घूंट लिया और गिलास नीचे रख दिया। हॉवर्ड ट्रैम्पोलिन पर कूदने के लिए गया। उसकी सतह कभी भी फट सकती थी। सौभाग्य के डाले ने नीचे छुपा हुआ फावड़ा देख लिया। वो चिल्लाई और दौड़कर आई, उसे निकालकर वापस शेड में रख दिया। लेकिन तभी ब्रेंडा ने गलती से एक बोतल गिरा दी। वो पास की मशीन के स्विच पर जाकर लगी। नीचे की पाइपें हिलने और कांपने लगी। वही पुराना फावड़ा नीचे की ओर खिसकने लगा। जब स्टेफनी वहां पहुंची, मौत अपनी चाल चलने को तैयार थी। हॉवर्ड उसे मिलने आया। तभी बॉबी का पैर ट्रैम्पोलिन में फंस गया। जूलिया ने पलटकर देखा, जिससे उसके गिलास से एक कांच का टुकड़ा नीचे गिर गया। हॉवर्ड ने उसी पर पैर रख दिया। उसे तुरंत तेज दर्द हुआ। उसी समय फावड़ा लॉन मोवर पर गिरा। हॉवर्ड का संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़ा। मोवर सीधे उसकी ओर चला गया और उसकी जान ले ली। रिश्तेदारों ने एक और अंतिम संस्कार में शिरकत की। स्टेफनी भागते हुए घर पहुंची और फिर से किताबों को खंगालने लगी। उसे एक नोट मिला। जेबी को कोई ऐसा मिला था जो जिंदा बच गया था। अब वो ये समझने लगी कि अगला कौन हो सकता है। आइरिस और पॉल के बच्चे थे हॉवर्ड और डार्लिन। हॉवर्ड के बच्चे थे एरिक, जूलिया और बॉबी। डार्लिन के बच्चे थे स्टेफनी और चार्ली। ये सब आपस में खून के रिश्ते से जुड़े थे और मौत से नहीं बच सकते थे। स्टेफनी ने ये पैटर्न सबको समझाया। अब सब चुपचाप उसकी बात सुनने लगे। ये सब उस रेस्टोरेंट की मौत की सूची से जुड़ा था। मौत का क्रम वही था जो आइरिस ने पहले देखा था। असल में उस रात सैकड़ों लोगों की जान जानी थी, लेकिन आइरिस ने उन्हें बचा लिया था। अब मौत एक एक करके उन्हें वापस लेने आ रही थी। मौत हमेशा एक तय क्रम में लोगों को मारती है। पहले हॉवर्ड का परिवार, फिर स्टेफनी का नंबर आने वाला था। मार्टी और ब्रेंडा खून के रिश्ते में नहीं थे, इसलिए शायद वे मौत की लिस्ट में नहीं थे। इसका मतलब सबसे ज्यादा खतरे में अब हॉवर्ड का बड़ा बेटा एरिक था। लेकिन कोई भी स्टेफनी की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको लगा वो या तो ज्यादा सोच रही है या फिर उस पर कोई मनहूस सा साया है। एक एक कर सब वहां से चले गए। एरिक अपने काम की जगह पहुंचा। वहां एक घूमता हुआ पंखा पास में लटक रही चेन से टकराया। चेन सीधा एरिक की नोज रिंग में फंस गई। उसके पास ही डिसइंफेक्टेंट जमीन पर गिर चुका था। पंखा घूमता रहा, चेन को और कसता चला गया। एरिक नोज रिंग नहीं निकाल पा रहा था। वो अपने पंजों के बल उठकर संतुलन बनाने की कोशिश करने लगा। तभी उसने पास की एक लैंप को धक्का दे दिया। वो लैंप गिरा और जमीन पर गिरे ज्वलनशील डिसइंफेक्टेंट में आग लग गई। हालात जल्दी बिगड़ने लगे। टेबल पर रखा कांच टूट गया। एरिक दर्द और घबराहट में छटपटाने लगा। किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आखिरी सेकंड में वो चेन को खींचकर निकाल पाया। जैसे ही वो नीचे गिरा, उसने और ज्यादा डिसइंफेक्टेंट गिरा दिया। कुछ ही पलों में पूरी दुकान में धमाका हो गया। उधर स्टेफनी बहुत परेशान थी। एरिक ने सारी रात कोई कॉल रिसीव नहीं की थी। वो चार्ली को लेकर बाहर निकल गई उसे ढूंढने के लिए। रास्ते में उनकी कार एक एक्सीडेंट से बाल बाल बची। सौभाग्य से एरिक बच गया था। उसने अपने जलते हुए चमड़े के कपड़े फाड़कर जान बचा ली। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने स्टेफनी को और ज्यादा यकीन दिला दिया कि मौत उनका पीछा कर रही है। लेकिन एरिक को अभी एक शब्द पर यकीन नहीं था। तो स्टेफनी ने ठान ली कि वो उसके साथ ही रहेगी, उसकी रक्षा करेगी। उसने आइरिस की किताबों के नोट्स पढ़ने शुरू कर दिए ताकि कोई भी नई चेन रिएक्शन रोका जा सके। उदाहरण के लिए, एक ट्री ट्रिमर पेड़ की शाखा से गिरा। वो एक बच्चे के फुटबॉल के पास गिरा जो एरिक के सिर से टकरा सकती थी। उसी वक्त वो जूलिया से टकरा गए जो जॉगिंग कर रही थी। एक कचरा उठाने वाला ट्रक पास से गुजरा। स्टेफनी ने तुरंत एरिक को चेतावनी दी कि ट्रक से दूर रहे, लेकिन एरिक ने हमेशा की तरह लापरवाही दिखाई। वो ट्रक के पास मजाक करने लगा, मूर्खतापूर्ण चेहरे बनाता रहा। जूलिया ने उन्हें नजरअंदाज किया, अपने हेडफोन पहने और दौड़ती रही।
किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक जूलिया गलती से कूड़े वाले ट्रक में गिर गई। सभी हैरान होकर उसके पीछे दौड़े, लेकिन ट्रक के ड्राइवर ने हेडफोन पहने हुए थे, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। स्टेफनी ट्रक पर चढ़ गई, जूलिया तक पहुंचने की कोशिश की और उसका हाथ भी पकड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जूलिया ट्रक के कंपैक्टर में कुचल गई। यही वो पल था जब परिवार के बाकी लोगों को आखिरकार यकीन हो गया कि मौत सच में उनका पीछा कर रही है। फिर ब्रेंडा ने एक चौंकाने वाला सच बताया। एरिक हॉवर्ड का जैविक बेटा नहीं था, वो उसके अफेयर का नतीजा था। शायद यही वजह थी कि एरिक अब तक बचा हुआ था। इसका मतलब अगला शिकार होगा हॉवर्ड का छोटा बेटा बॉबी। स्टेफनी को नोट्स में एक नाम याद आया, विलियम, और डार्लिन उसे जानती थी। वे सब जल्दी से अस्पताल पहुंचे विलियम से मिलने। पता चला यही वो लड़का था जिसे सालों पहले आयरिस ने उस रात बचाया था। विलियम ने समझाया, मौत को हराने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो किसी को मारो ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके, या खुद मरो और फिर वापस आओ। उसने बताया कि अब वो आयरिस की तरह बीमार है, उसका वक्त भी करीब है। उसने चेतावनी दी, मौत सभी को उसी क्रम में ले जाएगी जैसे लिस्ट में लिखा है। ये सुनकर सब डर गए, लेकिन हकीकत और भी डरावनी थी। विलियम ने चेतावनी दी, मौत की योजना में ज्यादा दखल मत देना, अगर असफल हुए तो अंजाम और भी भयानक हो सकता है। उसने सलाह दी, बाकी बचे वक्त को प्यार और समझदारी से बिताओ। फिर वो चुपचाप चला गया। एरिक ने सोचा, अगर बॉबी को बचाना है तो सबसे आसान रास्ता होगा मरकर वापस लौटना। उसने सुझाव दिया कि बॉबी मूंगफली वाला स्नैक खाए, क्योंकि उसे एलर्जी थी। अगर एलर्जी का अटैक हुआ तो डॉक्टर उसे मौत के किनारे से वापस ला सकते थे। उन्होंने वेंडिंग मशीन से मूंगफली खरीदी, लेकिन मूंगफली मशीन के अंदर फंस गई। गुस्से में आकर एरिक ने मशीन का कांच तोड़ दिया। दोनों ने मिलकर मशीन को उठाने की भी कोशिश की। थोड़ी मेहनत के बाद उन्हें मूंगफली मिल गई। फिर वे पास के कमरे में गए, लेकिन गलती से एमआरआई स्कैनर चालू हो गया। जबरदस्त मैग्नेटिक फोर्स हर मेटल चीज को खींचने लगा। एरिक के शरीर में जो मेटल पियर्सिंग्स थी वो मशीन की तरफ खींचने लगी, यहाँ तक कि उसके पीछे खड़ी व्हीलचेयर भी हवा में उड़ गई। एरिक जबरदस्ती एमआरआई मशीन में जाकर फंस गया। उधर बॉबी ने मूंगफली खा ली थी और अब कुछ मदद नहीं कर सकता था। उसने एरिक के हाथ से एपीपेन लेने की कोशिश की। उसी पल एक डॉक्टर कमरे में आया और दरवाजा खोल दिया। लेकिन तब हुआ सबसे भयानक मंजर। वेंडिंग मशीन से निकला एक ढीला स्प्रिंग तेजी से उड़ता हुआ आया और सीधे बॉबी के सिर में घुस गया। स्टेफनी, डार्लिन और चार्ली तीनों एक दूसरे को कसकर पकड़कर रो पड़े। अब उन्हें समझ आ गया था कि मौत से लड़ना बेकार है, तो उन्होंने ठान लिया कि आयरिस के रास्ते पर चलेंगे और सब कुछ दांव पर लगा देंगे। तीनों पहाड़ियों के अंदर आयरिस के पुरानी केबिन की तरफ निकल पड़े। उन्हें नहीं पता चला कि नोटबुक से एक सिक्का नीचे गिर गया था। एक बूढ़ी औरत ने वो सिक्का जमीन से उठा लिया। केबिन का इलाका डरावना लग रहा था, जैसे मौत पहले से उनका इंतजार कर रही हो। स्टेफनी ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और सीधा केबिन की तरफ ले गई। रास्ते में कार का एक्सीडेंट हुआ और उसकी सीट बेल्ट ने उसे जकड़ लिया। अब मौत का अगला निशाना डार्लिन थी। अगर वो सही सलामत केबिन के अंदर पहुंच जाती तो शायद बाकी सब बच सकते थे, लेकिन किसी ने छत के वायर से निकलती चिंगारियों को नहीं देखा। जैसे ही डार्लिन दरवाजे तक पहुंची, एक जोरदार धमाका हुआ। कार उड़ा दी गई। स्टेफनी का शरीर पास के तालाब में जा गिरा। चार्ली लकड़ी के पट्टों के नीचे दब गया। घायल डार्लिन जमीन पर घसीटते हुए चार्ली तक पहुंची और उसे आजाद किया। उसने कहा, स्टेफनी को जल्दी बचाओ। जैसे ही उसने ये कहा, ऊपर से एक स्ट्रीट लाइट गिर पड़ी और डार्लिन की वही मौत हो गई। चार्ली भागा स्टेफनी को पानी से बाहर निकालने। वो बेहोश पड़ी थी, लेकिन सौभाग्य से चार्ली ने वक्त रहते उसे होश में ला दिया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हंस पड़े। शायद यही वो पल था जिसका जिक्र विलियम ने किया था, मरकर वापस आना। लेकिन जब स्टेफनी को पता चला कि डार्लिन नहीं रही, वो अपने आंसू नहीं रोक सकी। अब आयरिस के खून की लकीर से सिर्फ वो ही और चार्ली ही बचे थे। एक हफ्ते बाद चार्ली और स्टेफनी अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचे। चार्ली के कपड़े ठीक करते वक्त स्टेफनी को गुलाब के कांटे ने चुभन दी। उसी पल उसे वो डरावना सपना याद आया। उस सपने में भी आयरिस को एक कांटा चुभा था। फिर एक बूढ़ी औरत ने एक सिक्का गिरा दिया था जो सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ ट्रेन की पटरी के बीच फंस गया था। एक ट्रेन उसी दिशा में तेजी से आ रही थी। चार्ली की गर्लफ्रेंड के पिता डॉक्टर थे। जब उन्होंने सुना कि चार्ली ने स्टेफनी को कैसे बचाया, तो उन्होंने बताया वो मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश थी। अगर दिल की धड़कन बंद नहीं होती और कोई सिर्फ सांस वापस लाता है तो उसे मरा नहीं माना जाता। ये बात तो उन्होंने तो कैजुअली कह दी, लेकिन स्टेफनी और चार्ली को ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। स्टेफनी ने एक लाल रंग की कार देखी, ठीक वैसे ही जैसी उसके सपने में थी। चार्ली की गर्लफ्रेंड ने भी वही कपड़े पहने थे जो उस सपने में आयरिस ने पहने थे। उसका मन और भी घबराऊ था और तभी ट्रेन पटरी से उतर गई। एक जोरदार हादसा हुआ। ट्रेन उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी। स्टेफनी गिर गई। चार्ली ने झपटकर उसे उठाया। ऐसा लगा जैसे वो बच गए हों, लेकिन नहीं, वो अभी भी मौत की गिरफ्त से बाहर नहीं थे।